प्रेजेंटेशन को। ठीक हो गया, चले मैं इसको एनोटेट वाले मोड में लेके जाता हूँ। जस्ट होल्ड ऑन अ मोमेंट। जी बच्चों, अब यहाँ पे एनोटेट भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो आप लोगों को नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन थी? ठीक है जी। अच्छा जी, इसमें अगर आप देख रहे हैं तो आईसी जो है दैट इज़ आपने दो सोर्सेज लगाए, वीसीसी एंड वीबीबी, और इसकी वजह से जो है ये आपके पास रिवर्स बायस जंक्शन है जिसमें से कि डाउनवर्ड करंट फ्लो करेगा आईसी, और यहाँ से आपके पास आई बी इन होगा, और ये दोनों कंबाइन होके आपके पास आई ई जो है वो फाइनली नीचे जाएगा, और यहाँ पे पहुँच के फिर ये दोनों में डिवाइड हो जाएगा। आई सी विल गो देयर एंड आई बी विल गो हेयर। ठीक है जी। दिस इज फॉर एनपीएन ट्रांजिस्टर। ऑब्वियसली पीएनपी के लिए ये डायरेक्शन सारी की सारी रिवर्स हो जाएंगी। यहाँ पे तो इतना बड़ा कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, अब इसका नेक्स्ट स्लाइड पे जाने से पहले मैं इधर ही आपको जो है ना इसका सर्किट बना देता हूँ, जो कि सर्किट आप यूज़ कर सकते हैं टू ड्रॉ द करेक्टरिस्टिक कर्व। ठीक है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि ये आपके पास नीचे जो है इसको मैं लेके चलता हूँ। यहाँ पे आप लगा दें एक अदद रेजिस्टर, साथ में आप लगा दें वीसीसी, यहाँ पे आप लगा दें एक अदद रेजिस्टर, और साथ में आप लगा दें वीबीबी। यहाँ पे एक एमीटर लगाएं, दिस एमीटर विल मेजर द आईबी। एक यहाँ पे आप एमीटर लगाएं, दिस एमीटर विल मेजर आईसी। वोल्ट मीटर आप बेस और एमीटर के दरमियान में लगाएंगे जो कि वीबीई मेजर करेगा, और इसी तरीके से आप एक वोल्ट मीटर लगाएंगे कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो कि वीसीई मेजर करेगा। ठीक है, ये दोनों आपके पास वेरिएबल वोल्टेज सप्लाईज है। तो आपने करना क्या है, आपने उसी तरीके से होगा कि आपने दो इनपुट करेक्टरिस्टिक कर्व्स लेनी है। पहले आप कह लें कि इनपुट साइड की ले लेते हैं और दूसरी आउटपुट साइड की। तो इनपुट साइड की लेते वक्त आपने क्या करना है, आपने वीसीसी की कोई वैल्यू जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, लाइक वीसीसी 0, और उसके बाद वीबीबी को स्टेप्स में बढ़ाते चले जाना है, 0 1 2 3 एटसेट्रा, एंड यू विल बी मेजरिंग आई बी कॉरेस्पॉन्डिंगली। ठीक है, ये 0 0 1 2 3 जो भी वैल्यूज आती है, उसके बाद आपने फिर क्या करना है, वीसीसी को नेक्स्ट वैल्यू पे लेके आना है, एंड देन यू स्टार्ट अगेन वीबीबी फ्रॉम 0। ठीक है, और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते चले, देन यू हैव टू डू इट लाइक 2, और फिर दोबारा 0 से स्टार्ट करके आपने करते चले जाना। इस तरह आपको वीबीबी नहीं कहना चाहिए, साथ में आपने वीबीई भी मेजर करनी है। ठीक है, वीबीबी तो आप कंट्रोल कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वो आपके कंट्रोल में है, और आईबी और वीबीई आपने मेजर करना है। जो फाइनली प्लॉट आपने करना है वो आईबी वर्सेस वीबीई करना है फॉर सर्टेन वैल्यू ऑफ वीसीई। यहाँ पे आपने वीसीसी को एडजस्ट किया था, लेकिन जो मेजर करना है आपने वो विद रिस्पेक्ट टू वीसीई करना है।
कंफ्यूजन तो नहीं हुआ यहाँ पे, बल्कि हुआ होगा। सर समझा दे दोबारा कैसे करना है वीसीसी के। देखें ये जो वोल्टेजेस है ना वीबीबी और वीसीसी, ये बैटरी सोर्सेज है, यानी कि अगर आप लैब में कर रहे हैं ना तो आपके पास जो पावर सप्लाईज होती है ना वो ये होंगी, आपने इनको यूज करना है। लेकिन जो मेजरमेंट्स करनी है ना आपने, वो करनी है आपने वीबीई और वीसीई की। ये जो वोल्ट मीटर लगा रखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। तो वीसीसी और वीबीबी कंट्रोल करने हैं, लेकिन वो मेजर करने की जरूरत नहीं, वो कंट्रोल, क्योंकि वो तो आप खुद ही कंट्रोल कर रहे हैं ना, जितने भी आप देंगे वैल्यू फ्रॉम योर सोर्स, इट्स इन योर कंट्रोल। रिस्पॉन्स आपने जो देखना है वो वीसीई और वीबीई का देखना है, और साथ ही साथ आईसी और आईबी का। ये वो होंगे जो कि आपने मल्टीमीटर लगा के मेजर कर रहे होंगे। तो जो कर्व्स प्लॉट करनी है वो मेजर्ड वैल्यूज के अगेंस्ट करनी है, नॉट अप्लाइड वैल्यूज। अप्लाइड वैल्यूज के अगेंस्ट नहीं करनी होती कर्व प्लॉट, ठीक है। यानी कि देखें आपने जो टेबल बनाना है, टेबल में आपने ठीक है सारे लेने हैं, लाइक वीसीसी आपने खुद कंट्रोल किया, कॉरिस्पॉन्डिंग आपको वीसीई की वैल्यू कोई मिलेगी, ठीक है। ये पुराने टेबल को जरा थोड़ी देर के लिए साइड पे करें, ठीक है। फिर इसी तरीके से आपने वीबीबी खुद कंट्रोल किया, लेकिन वीबीबी के कंट्रोल के जवाब में मतलब आपको क्या मिला, आपको कोई वीबीई की वैल्यू मिलेगी और कोई आईबी की भी वैल्यू मिलेगी। ये मेजर किया आपने, ठीक है। टेबल आपने सारी चीज़ों का बना लेना है, लेकिन जो प्लॉट होना है, तो प्लॉट होना है वीबीई वर्सेस आईबी फॉर कॉरिस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ वीसीई, ठीक है। तो ये अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जिस तरीके से देखें, ये जो कर्व है, दिस कर्व इज प्लॉटेड बिटवीन वीबीई and IV, and these are set of curves, each set corresponds to a certain VCE, ठीक है। आपने VCE 1 वोल्ट करके कर्व का सेट ले लेना है, VCE 10 वोल्ट करके, VCE 20 वोल्ट करके ले लेना है, इस तरीके से, ठीक है जी। कंफ्यूजन दूर हुई? यस सर। जी। अच्छा, अब इसमें सर यहाँ अगर पर आप जो देखें, वीसीई जो ये जो हमें मिलेगा वो सर जो वीसीसी इस जो मतलब हम कंट्रोल कर रहे होंगे वोल्टेज, उसका जो मेजर्ड वैल्यू वीसीई होगी उसके बराबर ही होगी ना? नहीं उसके बराबर नहीं होगी, क्योंकि ये देखें यहाँ पे हमने रेजिस्टर लगा रखा है आरसी, यस सर। ठीक है ना। इस आरसी को लगाने का मकसद ही असल में ये है कि वीसीई शुड बी डिफरेंट देन वीसीसी। अगर आप आरसी नहीं लगाएंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, ओके। ठीक है। बराबर हो जाएंगे तो फिर हमारा जो मकसद है कि ट्रांजिस्टर का रिस्पांस देखें कि वो क्या है, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो ये सोर्स है, कंसिडरिंग दैट कि ये सोर्स आइडियल है, तो वीसीसी की आप जो मर्जी वैल्यू दे देंगे वही वीसी की वैल्यू हो जाएगी, ट्रांजिस्टर उसको चेंज नहीं कर सकेगा, ठीक। ओके सर। जब हमने आरसी लगा दिया ना, तो नाउ आईसी करंट जैसे जैसे फ्लो होगा ना, तो आरसी आईसी ड्रॉप हो जाएगा, आईसी आरसी ड्रॉप होगा, तो वीसी की वैल्यू वीसीसी से कम होगी। और आईसी जो है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, वो ट्रांजिस्टर कर रहा है कि भाई वो कितना आईसी जाने दे रहा है, ठीक। इस यस सर। तरीके से कह लें कि हम ट्रांजिस्टर का रिस्पांस देखना चाह रहे हैं, हम वो नहीं देखना चाह रहे जो हमने फोर्स अप्लाई कर दी, वो नहीं देखनी हमने, ठीक है। तो लिहाजा हमने यहाँ पे जो प्लॉट करना है वो वीसीई के अगेंस्ट करना है, वीसीसी को कहीं नहीं यहाँ पे लिखना, सही है। यस अच्छा, सर। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व आपको मिल गई। ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व ऑलमोस्ट वैसी ही है जैसे कि आपको कॉमन बेस की इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व मिल रही थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉमन बेस में जो इनपुट थी दैट वाज बिटवीन एमीटर एंड बेस, और यहाँ पे जो इनपुट है दैट इज बिटवीन बेस एंड एमीटर। तो वोल्टेज डिफरेंस तो दोनों साइड्स पे इक्वली जाएगा, करंट भी इक्वली फ्लो करेगा, दोनों ही फॉरवर्ड बायस जंक्शन थे यहाँ पे भी और वहाँ पे भी, ठीक है। तो दीज आर ऑलमोस्ट सिमिलर कर्व्स, सही है। सिर्फ फर्क क्या होगा,
वहां पे जो कर्व प्लॉट हो रही थी दैट वाज बिटवीन VBE एंड किसके साथ थी, बता सकता है कोई? आई कौन सा था? दैट वाज IE एंड दिस इज VBE वर्सेस IB। कर्व की शेप तकरीबन यही है जो यहाँ पे आपको शो हो रही है। फर्क क्या है? IB इज मच स्मॉलर, ये देखिए माइक्रो एम्पेयर्स में IB, जबकि वहां पे जो IE था वो मिली एम्पेयर्स में था। ठीक है, तो ये वैसे भी प्रूफ होता है, मतलब हम कह सकते हैं कि IB और IE जो है वो आपस में प्रोपोर्शनल है। सॉरी, इट्स IE प्रोपोर्शनल है। इनफैक्ट IB इज इक्वल टू अल्फा IE। नहीं चलें, ये अभी थोड़ा जल्दी हो जाएगा ये क्वेश्चन लिखना, आगे चल के देखेंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में प्रोपोर्शनल है, IB एंड IE। ठीक हो गया नहीं? चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो देखनी है आपने, तो वो आपने प्लॉट करनी है बिटवीन IC एंड VCE फॉर कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ IB। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने की थी दैट वाज IC किसके दरमियान थी? IC वर्सेस जी कोई नहीं VCB बताएगा किसके दरमियान थी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व? IC वर्सेस VCB VCB और रेंज अगेंस्ट, मतलब कांस्टेंट क्या रख रहे थे हम दूसरी तरफ? IE को कांस्टेंट रख रहे IE थे ना कर रहे थे। डिफरेंट। ठीक है, तो ये देखें तो ये कर्व की शेप तकरीबन ये भी वही है, मतलब दैट वाज लाइक थोड़ी सी बड़ी करके बना रखी थी, इस तरीके से जा रही थी। ठीक है, ये मतलब आगे जाएगी तो इसी तरीके से कंटिन्यू होगी, लेकिन इसको आगे इतना नहीं बनाया हुआ। क्यों नहीं बनाया, वो एक और जगह पे आप चल के देखेंगे कि क्यों नहीं बनाया इसको आगे तक। ठीक है, तो यहाँ पे बस फर्क वो है कि देखें इट इज बिटवीन VCE एंड IC, शेप तकरीबन वैसी है, लेकिन यहाँ पे जो है ये IB है। नाउ 10 माइक्रो एम्पेयर, 20 माइक्रो एम्पेयर, 30 माइक्रो एम्पेयर, ये IB है। और वही देखें कि IB स्मॉलर है, IB इज वे स्मॉलर देन IE जो कि लास्ट टाइम हम यूज कर रहे थे। ठीक है, बाकी इसमें भी उसी तरीके से आपके पास कट ऑफ रीजन होगा, ये आपके पास नीचे कट ऑफ रीजन होगा, इधर आपके पास सैचुरेशन रीजन होगा। कट ऑफ रीजन वही है जिसमें कि बोथ जंक्शंस आर रिवर्स बायस्ड, सैचुरेशन रीजन वही है जिसमें बोथ जंक्शंस आर फॉरवर्ड बायस्ड। और ये ICBO वाली चीज जो है ये मैंने एक्सप्लेन कर दी थी ना लास्ट टाइम, कि नहीं की थी? जी कोई नहीं जवाब दे रहा, आप लोगों को खुद नहीं पता कि आप लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था ये कि नहीं पढ़ा था? चलिए फिर पढ़ा होगा। ठीक है, तो चलिए अब आगे थोड़ा सा जिक्र कर देते हैं अल्फा और बीटा का। अच्छा, अब यहाँ पे तो जरूर ये बताऊं मुझे कि मैंने आप लोगों को अल्फा और बीटा का ओरिजिन बता दिया था कि नहीं बताया था? नहीं बताया था। अल्फा का बताया था सर, अल्फा का बताया था। जिस जिसमें मैंने ये कहा था कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, यही है कि बेस के अंदर कितने नंबर ऑफ होल्स मौजूद थे और कलेक्टर के अंदर कितने मौजूद थे, उनकी रेशो। बताया था। बताया था? गुड, नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग देख लेंगे। ठीक है, तो उसमें अगर आप ये देखें कि अल्फा जो है वो रेशो है बिटवीन IC एंड IE। ठीक है, और बीटा आपके पास रेशो है IC एंड IB। अब यहाँ पे मैं बात बड़ी सादी सी कर रहा हूँ, यानी कि मैथमेटिकल टर्म्स में बात कर रहा हूँ। जो एक्चुअल ओरिजिन है वो मैं आप लोगों को फिर यानी कि पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ कि बीटा जो है वो इतना ज़्यादा लार्ज क्यों होता है
और ये कितना सर्टेन होता है कि अनसर्टेन वैल्यू होती है इसकी, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, और ये भी कि टेम्परेचर डिपेंडेंसी कैसी होती है बीटा की। ठीक है जी, एग्रीड एवरीवन? कोई नहीं जवाब Yes. यस, बड़ा सोच समझ के, क्या मसला क्या है आप लोगों का, नहीं समझ में आ रहा? अच्छा चलें, मैं अभी रिपीट कर सकता हूँ, मेरे पास टाइम मौजूद है, लेकिन शुड आई रिपीट इट? यस सर, कर दो। Yes, sir. नहीं, आप समझे नहीं, मतलब यस सर, कर दो। व्हाई शुड आई रिपीट इट? चले ऐसे मैं पूछता हूँ, अगर बता चुका हूँ तो फिर क्यों रिपीट करूँगा? चलिए अच्छा कर देता हूँ, पहले जरा मैथमेटिकल इस चीज को देख लें, फिर उसके बाद मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, मतलब टाइम जो एक्स्ट्रा बचेगा उसमें बताऊंगा मैं, सही? तो अल्फा जो है वो आपके पास क्या है? अल्फा इज द रेशियो ऑफ आई सी वर्सेज आई ई। चलिए थोड़ा सा साथ के साथ बताता चलता हूँ आपको कि आपके पास ये एन पी एन अगर था और ये एमीटर था, ये बेस एंड कलेक्टर, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ से एंटर हो रहे थे एंड दे वर डिवाइडेड इनटू 2। ठीक है, और कन्वेंशनल करंट जो है वो इसके ऑपोजिट जाएगा, यानी कि अगर आपके पास यहाँ से बेस करंट आ रहा है आई बी, यहाँ से आपके पास कलेक्टर करंट आ रहा है आई सी, तो ये दोनों कंबाइन होकर इधर जाएंगे, दिस वुड बी आई ई। ठीक है, ये बात तो बड़ी सादी सी है। अब इससे जो हमारे पास एक्सप्रेशन आता है वो ये आता है कि आई सी प्लस आई बी इज इक्वल टू आई ई। ठीक है, अब हम यहाँ पे दो रेशोज ले लेते हैं। हम कहते हैं कि आई सी ओवर आई ई एक रेशो है, और एक रेशो है आई सी ओवर आई बी। अच्छा, अब ये क्यों हम ये रेशो ले रहे हैं? इसमें बात ये कि अगर आप इस डायग्राम में देखें तो आई बी और आई सी दोनों मिल के आई ई बना रहे हैं। इसमें बात ये आती है कि कितना आई सी आ रहा है और कितना आई बी आ रहा है, मतलब इन दोनों में से कौन सा कितना आ रहा है, और ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ सिनेरियोज पे। ठीक है, ट्रांजिस्टर के। और जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था वो ये एक्सप्लेनेशन दी थी कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं एमीटर से बेस में, तो कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवर्स लीकेज करंट में पार्टिसिपेट करेंगे और कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो डाउनवर्ड बेस करंट में जाएंगे। तो मैंने कहा था कि लाइक से 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो रिवर्स लीकेज करंट में पार्टिसिपेट करेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन्स बेस करंट में कंट्रीब्यूट करेंगे। तो इस तरीके से हम ये कह सकेंगे कि 8 प्लस 2 इक्वल 10। ठीक है, और अगर इस तरीके से लेके चलें तो आई सी जो होगा वो हमारे पास 8 डिवाइडेड बाय 2, this would be 4, and I C over IE would be 8 divided by 10, so it would be 0.8। ठीक है, इसको हम कहते हैं अल्फा और इसको कहते हैं हम बीटा। तो अल्फा जो है वो हमेशा फ्रैक्शंस में होगा, इट वुड बी ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब आइडियल केस में 1 हो सकता है, लेकिन 1 भी नहीं होना, इट वुड बी 0.8 0.9 समथिंग लाइक दैट। लेकिन बीटा जो है, बीटा वुड बी a large value, it would be greater than 1, in fact it's usually very large, the 100,000 10,000 की रेंज में होता है बीटा। ठीक, तो उसी से कह लें कि ये इक्वेशन हमने आगे डेवलप कर ली कि अगर आपको आई मतलब इसी को चेंज कर दिया, मॉडिफाई कर दिया, आई सी इज इक्वल टू अल्फा आई ई, और इसी तरीके से इसको मॉडिफाई करके हम कह सकते हैं कि आई सी इज इक्वल टू बीटा आई बी। सो दीज आर द टू इक्वेशन विच गिव्स अस कोरिलेशन बिटवीन आई सी एंड आई ई एंड आई सी एंड आई बी, एंड ऑब्वियसली आई बी एंड आई ई, मतलब इनको अब आप मैनिपुलेट करके, अलजेब्रा जिस तरीके से होता है ना कि एक तरफ से
मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ ले जाके डिवाइड कर दो, दूसरी तरफ ऐड हो रहा है, इस तरफ लाके सब्ट्रैक्ट कर दो। इस तरह करके आप इनको बड़े आसानी से मैनिपुलेट कर सकते हैं और उसी मैनिपुलेशन के तहत आप अल्फा और बीटा का आपस में भी कोरिलेशन मालूम कर सकते हैं। बुक में आपकी मैनिपुलेशन बड़ी डिटेल में हुई हुई, बेसिक अलजबरा है तो इसको एक्सप्लेन करने की मेरे ख्याल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको अलजबरा वैसे आता है तो। ठीक है, अलजबरा आता है ना, जिसमें वो कहते हैं कि x प्लस वाई इक्वल जी, या x प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2xy, यही चीज़ें जो है ना ये यहाँ पे इधर यूज होंगी। ठीक है, तो अच्छा जी, तो ये बात होगी। देयर आर वेरियस इस तरह के मॉडिफिकेशंस हैं, मतलब कह लें कि एक ही क्वेश्चन के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं जो कि आपको मिलेंगे। आर्टिकल मैं आपको बता देता हूँ, इट वुड बी लेट मी स्क्रॉल डाउन। ये आपको मिलेगा जी पेज नंबर 123 पे। ठीक है, यू विल हैव इट एट पेज नंबर 123, बीटा के नाम से सब आर्टिकल मौजूद है। ठीक है, तो वहाँ पे आप लोग ये चीज़ देखिए। अच्छा, वहाँ पे एक चीज़ है ICBO, ये पहले भी मैंने आप लोगों से पूछा कि ICBO का पता है कि नहीं आपको। ये है IC करंट विद बेस ओपन। बेस ओपन मीन्स के देयर इज नो IB फ्लोइंग। ठीक है, IB इक्वल टू 0। तो ये आप लोग देखिएगा, IB 0 होने का क्या मतलब है कि देयर इज नो फॉरवर्ड बायस। ठीक है, चलिए इस पे मैं आगे लेके चलता हूँ आप लोगों को। पहले ज़रा इसको देख लें। ये कर्व्स आपको क्या चीज़ बता सकती है, व्हाट यू कैन फाइंड आउट। मतलब असल जो काम की चीज़ है ना, वो है सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है बीटा। कि बीटा आपको बता सकती है कि नहीं बता सकती? जी बता सकती है क्या? लेट मी टेल यू हाउ यू कैन फाइंड बीटा इज के IC ओवर IB। ठीक है, ये है ना बीटा। आपको ये पता चले कि एट सर्टेन पॉइंट IC की क्या वैल्यू थी तो उस वक्त IB की क्या वैल्यू थी। सही है, फॉर एग्जांपल लेट्स से कि मैं इस पॉइंट की बात करता हूँ, ये पॉइंट है मेरे पास। ठीक है, मैं इसको रेड से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, ये रेड पॉइंट है मेरे पास। IC की क्या वैल्यू है? 3 मिलियन। और IB की क्या वैल्यू है? जी 30 माइक्रो। कितने? 30 माइक्रो। 30 माइक्रो एम्पेयर ये है। देखें, ये जो 30 माइक्रो एम्पेयर की वैल्यू है ना, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस होल कर्व। ठीक है, तो इट्स 30 माइक्रो एम्पेयर। सो यू गॉट बीटा इक्वल टू कितना हो गया? इट्स लाइक 3 मिलियन एम्पेयर को अगर आप माइक्रो में कन्वर्ट कर लें तो कितना हो जाएगा? 300 और 3000। 3000 तो 30 माइक्रो एम्पेयर और ये तो यू विल बी लेफ्ट विद लाइक 100। यस। तो बीटा की वैल्यू आपके पास 100 आ जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर आप ये देखें यहाँ पे तो बीटा की वैल्यू जो है दैट वुड बी चेंजिंग, लाइक यहाँ पे अगर है तो बीटा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। अगर यहाँ पे हो तो बीटा की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। ठीक है, तो बीटा की वैल्यू जो है वो आपने जब भी मालूम करनी है एट सर्टेन पॉइंट मालूम करनी है। मतलब देयर वोंट बी समथिंग लाइक
मतलब ठीक है, अप्रोक्सीमेशन के तौर पे ये किया जा सकता है कि आपको हम कह दें कि बीटा इज लाइक 100। एक ट्रांजिस्टर आपको दिया गया जिसके बीटा की वैल्यू जो 100 है, इट वुड बी एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू दैट यू कैन यूज। लेकिन अगर आपने खुद मालूम करनी है बीटा की वैल्यू, तो फिर आपने देखना है कि वो ट्रांजिस्टर किस पॉइंट पे ऑपरेट हो रहा है, यानी कि एट सर्टेन टाइम जब उसमें से कुछ आईसी करंट फ्लो हो रहा है, कोई उसके अक्रॉस वीबी की वोल्टेज है, तो फिर एट दैट पॉइंट उसकी बीटा की वैल्यू क्या है ये मालूम करना। ठीक है, दिस बीटा इज नोन एज बीटा डीसी। ठीक है, ये उस वक्त है जब आपको ये पता है कि अच्छा जी मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो डीसी करंट या डीसी वोल्टेज पे, यानी कि उसकी कोई फिक्स वोल्टेज फिक्स करंट मौजूद है। दूसरी बात आ जाती है कि अगर वो वेरी कर रहा है तो क्या होगा, फिर आपको ये मालूम करना है कि वो किस रेंज में वेरी कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि जी बीटा की जो वैल्यू है वो मतलब आई बी जो है, आई बी 30 एंड 40 मिली एम्पेयर के दरमियान वेरी कर रहा है। ठीक है, तो आपने 30 मिली एम्पेयर पे एक वैल्यू ले लेनी है, एक 40 पे ले लेनी है। अब आपके पास दो वैल्यूज आ गई आईसी की और दो ही वैल्यूज आ गई आईबी की। तो आपने क्या करना है, इनका डिफरेंस ले लेना है, डेल्टा आई सी डिवाइडेड बाय डेल्टा आई बी। दिस वुड बी योर बीटा ए सी। ये ए सी इसलिए होगा कि अगर बेस करंट इस वैल्यू में वेरी करता है, 30 और 40 मिली एम्पेयर के दरमियान में वेरी कर रहा होगा, तो फिर आपके पास आईसी की वैल्यू में कितनी वेरिएशन आ रही होगी और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एवरेज बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी। दिस इज योर बीटा ए सी। ठीक होगी। इसके अलावा आप ये देख जी, यहाँ पे बात बीटा डीसी एसी की समझ में आई कि नहीं आई? सर ये समझ आ गई। समझ आ गई। इसके अलावा इन कर्व से आप क्या मालूम कर सकते हैं, आप इनके स्लोप से मालूम कर सकते हैं, इनकी मतलब स्लोप का इन्वर्स ले लें। अगर आप स्लोप के इन्वर्स से आपको पता चल जाएगी इनकी इम्पीडेंस। ठीक है, और आउटपुट कर्व के स्लोप का इन्वर्स लेंगे तो आपको इसकी आउटपुट इम्पीडेंस पता चलेगी, और इनपुट की कर्व का स्लोप का इन्वर्स लेंगे तो आपको इनपुट इम्पीडेंस पता चलेगी। ठीक है, एंड इट्स अपेरेंट कि इनपुट इम्पीडेंस जो है वो वेरी लो होगी, जबकि आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो हाई होगी, क्योंकि देखें ना इसका स्लोप क्या है और इसका स्लोप क्या है। ठीक है, तो ये दो तीन बातें आपको पता चल गई। सही है। अच्छा, बात आ जाती है आईसीबीओ की। मैं बता दूं आपको कि वो क्या चीज़ है। देखें, हमने याद करें कि जो शुरू में बात की थी कि बायसिंग, इधर मैं बायसिंग नहीं पढ़ा रहा। ठीक है, हमने जो शुरू में बात की थी कि ये जो आपके पास कर्व है, ये जो आप देखते हैं कर्व, ये वही कर्व है ना जो अभी हम इधर देख रहे हैं, ये वाली। ठीक है, ये आती कहाँ से, इसका ओरिजिन मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि इट कम्स फ्रॉम द डायोड्स रिवर्स बायस कर्व। ठीक है, जहाँ पे कि हमने वीडी और आईडी ले रखा था। तो हमने ये देखा था कि व्हेन देयर वाज नो मतलब पीएन जंक्शन, देयर वाज जस्ट पीएन जंक्शन। ठीक है, ये वाला एन अभी हमने नहीं लगाया था, तो हमारे पास ये कर्व मौजूद थी, एंड दिस वाज बिकॉज ऑफ द थर्मली लीकेज करंट। ठीक है, यानी कि आप कह लें कि अगर आपने जस्ट इसको रिवर्स बायस कर रखा हो तो भी आपके पास ये करंट फ्लो करता है, रिगार्डलेस कि आपने इसको फॉरवर्ड बायस किया है या नहीं किया। मतलब देखिए यहाँ पे अभी मैंने कनेक्ट नहीं किया। ठीक है, so there is no forward bias here, no electron injection in the base, and this current is still there। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इस कर्व में, तो जो सबसे नीचे वाली कर्व है, दिस इज द वन जो कि सिर्फ थर्मली जनरेटेड कैरियर्स की वजह से है। ठीक है, यहाँ पे आ जाए तो ये वाली, दिस वन इज बिकॉज ऑफ द थर्मली जनरेटेड कैरियर्स ओनली। ठीक है, देखें आई बी 0 माइक्रो एम्पेयर है। आई बी 0 माइक्रो एम्पेयर का मतलब क्या हुआ कि ये ओपन है यहाँ पे।
ठीक है, हमने कोई इधर करंट नहीं फ्लो करवा रहे एक तरह से, यानी कि कोई बायसिंग नहीं दी हुई। ठीक है, तो इसको कहते हैं ICBO, यानी कि कलेक्टर करंट विद बेस ओपन। ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, यानी कि एक्चुअली आपने कभी ओपन नहीं करना है इसको, आपने जस्ट ये जो वोल्टेज अप्लाइड है इसको जीरो कर देना है। इस वोल्टेज अप्लाई को जीरो करेंगे VBB को, तो आपके पास जो है वो जो बेस करंट है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, ये जो लिखा हुआ है ना कि जब आपने कट ऑफ में जाना है देन ICEO collector current with emitter open is equal to beta ICBO collector current with base open। collector current with emitter open जो है ये भी इसी तरीके से समझें कि अगर आप कहते हैं कि यहाँ पे मैं इस VCC को जीरो कर देता हूँ तो क्या होगा। ठीक है, और साथ ही साथ आप ये भी नोटिस करें कि यहाँ पे बीटा का फैक्टर भी मौजूद है। इट्स जस्ट अनदर फॉर्म टू राइट जो हमारे पास इक्वेशन पहले मौजूद है ना कि IC इज इक्वल टू बीटा IB। ठीक है, उसमें ये कह रहा है राइटर कि जी जब आपने VCC को भी जीरो कर दिया, VBB को भी जीरो कर दिया, यानी कि दोनों जंक्शन जो है वो रिवर्स बायस हो गए, दोनों ऑफ में चले गए, कट ऑफ में चले गए, तो तब भी ये इक्वेशन होल्ड्स ट्रू, यानी कि ICEO स्टिल इज इक्वल टू बीटा ICBO। ठीक है, बात समझ में आई यहाँ पे या नहीं आई? सर आ गई। नहीं, जिस तरह से आवाज आ रही है उससे तो लग रहा है नहीं आई। अच्छा, हालांकि ये बात मैं दूसरी मर्तबा समझा रहा हूँ। सर ये जो आप कह रहे हैं ना कि रिवर्स बायस ही होता है एक किस्म का, जब ये कलेक्टर ओपन और ICBO है, वो ठीक है, वही कंडीशन है जो कि दोनों रिवर्स बायस में हाँ। होती है। वो आगे समझ। बिलाल अशरफ, आप क्यों कंट्रोल चाहते हैं प्रेजेंटेशन का? जी बिलाल। सर मैं वो कीबोर्ड को साफ कर रहा था तो वो बटन दब गया। इधर मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ, आपको कीबोर्ड की सफाई पढ़ी है? नहीं सर, वो वैसे। अच्छा जी, तो चले। अच्छा, थोड़ा सा मैं आप, अच्छा इसमें ये बेटे जो अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा तो देन आई वुड से कि आपने शायद अभी तक ये आर्टिकल पढ़ा नहीं है। ये जो बात है लिखी हुई है ना, ये है आर्टिकल नंबर 3.6। खैर आज पढ़ रहे हैं हम 3.6, लेकिन ये जो ICB और ICEO है ना, इनका पहले भी जिक्र हो चुका है। इनका पहले जिक्र हुआ है किस पेज पे, मैं बुक खोल रखी है और उस पर मैं देख रहा हूँ। इट्स देयर ऑन पेज नंबर 114 पे भी इनका कुछ जिक्र हुआ है। तो चलो आज ये पढ़ लेना ना किताब, मतलब आर्टिकल 3.6 भी पढ़ लेना, ये जो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन है बीटा भी पढ़ लेना, तो फिर उसके बाद हम दोबारा डिस्कस कर लेंगे अगर आप लोगों को स्टिल कोई कंफ्यूजन होगी तो। ठीक है, वो जो रिवर्स बायस दोनों जंक्शन और दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस, वो समझ में आई भी ये बात कि नहीं आई भी, ये बताएं मुझे, क्योंकि वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चलें जी, फिर ठीक है, उस पर यकीन करता हूँ आगे। ये ICBO वाली टर्म ये कोई इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी आप टेंशन इतनी ना लेना, मतलब पढ़ लेना, ये बात मैंने आपको वैसे समझा रखी है। और मतलब कहने के काम की बात इसमें यही है कि इवन इन कट ऑफ जहाँ पे कि आइडियली करंट जीरो हो जाना चाहिए वहाँ पे वो जीरो नहीं होता। ठीक है, इसी तरीके से सैचुरेशन जो है आइडियली वो VCE जीरो पे आनी चाहिए, लेकिन वो VCE सैचुरेशन जो है वो जीरो नहीं है, उसकी कोई लार्जर वैल्यू है। ये है इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन। ठीक है, तो चलें ठीक है, फिर यहाँ पे एंड करते हैं। अटेंडेंस लिस्ट डाउनलोड करता हूँ मैं। okay. और स्लाइड शो को एंड कर देता हूँ।
जी, ये अटेंडेंस लिस्ट मैंने इस टाइम पे डाउनलोड कर दी। नहीं हुई मेरे ख्याल, जब तक मैं ये एंड नहीं करता ना शेयरिंग तब तक नहीं होती डाउनलोड। ये लेंगे अब डाउनलोड हो गई। सही। अच्छा, अभी तक बच्चों मैंने सबकी प्रेजेंट मार्क कर दी है, किसी के एब्सेंट कोई नहीं मार्क की। ठीक है, अगर किसी को इशू हो इस बात से तो मुझे बता दे। कुछ लोगों को होता है ना इस बात से इशू, वो कहते हैं हम तो डी बार होना चाह रहे थे लेकिन हमें नहीं किया डी बार। ठीक है, तो अगर किसी को इशू हो तो वो बता दे, मैं ताकि उसकी एब्सेंट मार्क करूं। अदरवाइज ये है कि अभी तक तो सब प्रेजेंट जा रहे हैं, लेकिन आगे जो है मैं प्रिंटेड शीट रखूंगा और रोल कॉल करके फिर उससे जो है ना मैं लूंगा सर प्रेजेंट। सर एक जी बात पूछनी है। जी जी। सर ये डिपार्टमेंट ने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया लैब से मुतल्लिक। डीन का मैसेज तो आया था लेकिन डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं बता रही। इनफैक्ट बेटा हमें भी नहीं पता, मतलब आप लोगों को तो डीन का मैसेज आ गया ना कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, हमें तो वो भी नहीं आया। बस आप लोगों के कहने पे हम लोग चल रहे हैं। और हमें तो मेल आई है ना इंटरनल, जो आप भी कहते हैं यूज किया करो। हाँ, वो हमें नहीं आई। इनफैक्ट आज तो बल्कि सर हमें वो क्लास पता नहीं लेनी नहीं किसकी चाहिए। मेल है वो। मतलब सर किसकी तरफ से आई है? कोई ऑथेंटिक नहीं है सर, पता ही वो ऐसे ही फेसबुक पे घूम रही है वो मेल आगे पीछे, उसके नहीं नहीं, स्क्रीनशॉट्स। अच्छा, मेल आई है, सही है, असली है। नहीं कोई सर कोई कह रहा है वो स्कैम है। वो आप लोग भाई ऐसा असली करो है, ना, वो वो आईटी मुझे आईटी के एचडी की तरफ से आई है। अच्छा, मतलब सर वो असली है। आइडियली स्पीकिंग डीन ऑफिस की तरफ से मतलब हमें भी ईमेल आनी चाहिए, डीन की तरफ से, आईटी वगैरह की तरफ से नहीं, डीन की तरफ से आनी चाहिए। वो हमें नहीं आई, लेकिन हारून बता रहा था कि आप लोगों को आ गई है। तो सर डीन ने मैसेज किया है आईटी एचओडी को कि ये फॉरवर्ड कर दें सब स्टूडेंट्स को। अच्छा अच्छा, तो चलें ठीक है। मतलब आई जस्ट वांट टू से कि यू पीपल आर मोर इन्फॉर्म्ड ऑन दिस टॉपिक। लैब्स का क्या करना है क्या नहीं करना, क्लासेस ऑनलाइन होनी है नहीं होनी, आप लोगों को ज़्यादा बेहतर पता है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी। सर आईएसटी की वेबसाइट पे भी आया हुआ है सर्कुलर। अच्छा, हाँ चलो जी। ठीक हो गया, यानी कि बस हम ही ज़रा उसमें है सर डार्कनेस। लेकिन डिपार्टमेंट हमें नहीं बता रही ना कि लैब्स। तो बेटा डिपार्टमेंट क्यों, देखो डिपार्टमेंट को जब तक मतलब डीन एचओडी को नहीं कहेंगे तो एचओडी आगे आपको नहीं कहेंगे। ठीक है, अब डीन कह लें, ये यहाँ पे एक लूप होल आ गया कि डीन ने एचओडी को नहीं कन्वे की ये बात और डायरेक्टली आईटी के थ्रू स्टूडेंट्स को पहुंचा दी गई है। पता तो चल गया, हमें भी पता चल गया कि हाँ भाई ये होने लगा है, तो ठीक है हम भी पढ़ा रहे हैं। लेकिन एचओडी आपको इसलिए डिपार्टमेंट की तरफ से ईमेल नहीं करेंगे कि वो उनको खुद को कोई फॉर्मल नोटिफिकेशन नहीं आया, इनफॉर्मली आपको भी पता चल गया हमें भी पता चल गया है। और लैब्स का भी यही है मेरे ख्याल में, इनफॉर्मल सुनने में आया है वो तो यही आया कि लैब्स सारी की सारी एट द एंड होंगी, लेकिन सिर्फ वो वाली लैब्स जिनमें के फिजिकल आना जरूरी है। इलेक्ट्रिकल की तो काफ़ी लैब्स ऐसी हैं जिनमें के फिजिकल आना ज़रूरी है ही नहीं, लाइक प्रोग्रामिंग। इवन ईडी की लैब भी शायद मुश्ताक साहब आपसे ऑनलाइन ही करवा रहे हैं। ठीक है, सर वो तो बहुत मुश्किल हो जाता है, हमने की है ना ईडी ईसीडी की, बहुत मुश्किल काम है वो। बस सर अब ऊपर बेटा से इंडिविजुअली दी हुई हैं देखें मेरी बात सुने, 6-6 आपके लिए क्वेश्चन मुश्किल हो करने रहा है में। ना, अगर आपके लिए ये 10 डिग्री डिफिकल्ट साहब, इट्स लाइक 100 टाइम्स डिफिकल्ट। ठीक है, उनके लिए ये और भी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो अगर वो इतनी मुश्किल बर्दाश्त कर रहे हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो फिर आप लोग भी थोड़े से कॉर्पोरेट कर लो ना उनके साथ, क्या हो गया। मतलब अगर नहीं होती लैब तो इसमें मुश्ताक साहब का तो कोई नुकसान नहीं। सर लैब्स जी का सर, क्रेडिट लेकिन देखो ना हम सीखेंगे क्रेडिट नहीं, होता फिर हमें फायदा क्या। क्यों आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही बेटा? आप ये कहें कि जी इट्स लाइक जीरो, लाइक नथिंग। सर सर सॉफ्टवेयर ही ऐसे होते हैं सर, नेक्स्ट वो हैंग हो वीक जाते हैं कभी कभी किसी की वैल्यूज, मतलब वो कुछ और वैल्यूज दे देते हैं, पता ही नहीं चल रहा होता कि सॉफ्टवेयर किसी का वर्क सही कर रहा है किसी का कर रहा ही नहीं होता वर्क, क्यों कुछ पता ही नहीं चल रहा बिल्कुल भी। चलें, ये तो फिर आप मुश्ताक साहब से डिस्कस कीजिएगा। ठीक है, तो फिलहाल
मतलब अब देखें, इट्स हार्ड टाइम, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर अस इवन मोर, ठीक है। तो कंप्लेन जब आप लोग करते हैं तो सोचें जरा हम लोग कितनी कंप्लेन कर रहे होंगे, लेकिन वो जैसे कहते सर हैं फॉर कि एग्जांपल देखें कि हम अभी बीटा पढ़ रहे हैं, बीटा टेम्परेचर डिपेंडेंट है, सॉफ्टवेयर में कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें ये जो नॉन आइडियल सिचुएशन है उसको होती है, रेप्लिकेट करे। सॉफ्टवेयर में होती है, नॉन आइडियल सिचुएशंस को भी करती हैं, बिल्कुल करती हैं। हम तो तकरीबन आइडियल ही कर रहे हैं, थ्योरेटिकल तो करके भी चलो वैल्यूज आइडियल पुट तो कर कर देना। लो ना, पहले आइडियल तो कर लो आप लोग। लैब में भी आप लोगों को पता ही है क्या क्या होता था, किसी से नहीं बनाने को देते थे, एट द एंड किसी एक का भी नहीं बना होता था सही। वहाँ पे तो ज्यादा प्रॉब्लम्स इस तरह के आते थे। पहले आप लोग लैब में करना, तो ये तो मतलब है, सॉफ्टवेयर लेकिन में कुछ सीख तो रहे थे। अभी भी आप सीख सकते हो। दोज हु वांट टू लर्न दे कैन स्टिल लर्न। सर MIT लैब्स का कितने ये अरसे से ऑनलाइन नुकसान है कि कोर्सेज करा रही है। सर लैब्स का नुकसान ये है कि हम थ्योरी के सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ सकते, हमें लैब पे पूरा वीकेंड और दूसरे दिन गुजर जाते हैं। इस तरह हम बुक भी नहीं पढ़ पाते थे और दूसरे ये सब्जेक्ट्स हमें हमारी समझ में नहीं आते सर। इसका ये बड़ा है सर नुकसान। बेटा इस मामले में मैं ये कहूँगा कि आप लोगों की टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है। यू पीपल स्टिल फाइंड सम टाइम टू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया, ठीक है। और कितने घंटे पढ़ लेते होंगे आप, ये कह लें कि कितने घंटे स्टडीज को दे रहे हैं आप आउट ऑफ 24? सही लाइक लैब्स करने बैठो 4 तो आवर्स, पूरा 5 पूरा दिन आवर्स, लग जाता है सर, पूरा दिन लेकिन लैब पे 12 लग घंटे जाता दे रहे हैं, 12 घंटे दे रहे हैं स्टडीज को। सर लैब्स पे ऑलमोस्ट पूरा दिन ही लग जाता है। एक लैब अगर शुरू करेंगे तो एक दिन में होती है, नेक्स्ट डे दूसरे की डेडलाइन होती है। आप ऐसा करें कि एक स्टॉप वॉच रखें, ठीक है। और जितनी देर आप काम करते हैं ना, उतनी देर स्टॉप वॉच को ऑन रखें और बाकी टाइम पॉज कर दें। मतलब अगर आपने कोई और वेबसाइट खोल ली ना, कंप्यूटर पे या लैपटॉप पे या मोबाइल पे, या कॉल आ गई या टेक्स्ट कर दिया, तो उसको पॉज कर दें। यू विल सी के हाउ मच टाइम यू एक्चुअली वर्क ऑन योर सब्जेक्ट्स। It's nothing. We used to study 20 hours out of 24, and those 4 include sleeping, eating, going to washroom, everything. नमाज भी उन्हीं 4 घंटों में शामिल होती थी, सोना भी, खाना भी, पीना भी उन 4 घंटों में। 20 घंटे सिर्फ पढ़ाई होती थी। क्या आप लोग कर रहे हैं? नहीं कर रहे। आई नो आप लोगों के स्टडी टाइम, प्योर स्टडी टाइम आपका जो है ना, 4 घंटे से ज्यादा किसी का नहीं है। हाँ, कहने को आप सारा दिन बैठे होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो टाइम स्टडी पे आप स्पेंड करते हैं वो बहुत कम है। उस पर जरा ध्यान दें, ठीक है। सर 4 बजे तक तो क्लासेस होती रहती हैं ऑनलाइन, तो उसके बाद ही फिर हमने करनी होती है ना लैब। हाँ, तो उसके बाद करें ना, बिल्कुल, देयर इज प्लेंटी ऑफ टाइम। रात सारी 12 घंटे की होती है। आप रखें ना कि आपने, और काम क्या है, देखो बेटा, आप यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ यू। क्या आपने अपने अर्निंग करनी है? कोई जॉब कर रहा है आप में से? कोई ट्यूशंस पढ़ा रहा है? ठीक है। आप लोगों को आपके पेरेंट्स घर में बैठे आपको हर चीज प्रोवाइड कर रहे हैं जस्ट टू स्टडी। यू आर फुल टाइम स्टूडेंट, ठीक है। तो उसके ऊपर टाइम वाकई दें आप फुल टाइम। सोशल मीडिया की टाइमिंग अपनी कम करें, इधर आप ज्यादा। चले, एनीवे इट्स टाइम टू एंड दिस लेक्चर नाउ, ठीक है। और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। टेक केयर।